नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे प्राचीन ज्योतिष कोर्स की कड़ी 22 में, जिसमें मैं आपको ठोस, बेहद व्यावहारिक और बच्चों की तरह आसान उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा कि असल में यह कैसे होता है कि ग्रह आपको और आपके जीवन को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करते हैं। और भले ही आपने अपने जीवन में कभी भी ज्योतिष के बारे में कुछ भी न सुना हो, फिर भी इस वीडियो के अंत तक आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि ज्योतिषीय अक्षों और ज्योतिषीय भावों की समझ होना क्यों आवश्यक है। कुल 4 प्रमुख ज्योतिषीय अक्षों में से एक को लग्न भी कहा जाता है, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह वही विशिष्ट बिंदु है जहां से आपका जीवन, आपकी पहचान और आपके व्यक्तित्व की यात्रा शुरू होती है। व्यक्तिगत और अनूठा कुंडली शुरू होता है। यह आपका विशेष व्यक्तिगत ऊर्जात्मक नक्शा है। यह वह बिंदु है जो कह सकते हैं सब कुछ की शुरुआत को निर्धारित करता है। हाँ, लेकिन असल में लग्न क्या है, इसका असली मतलब क्या है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से, और असल में ये बनता कैसे है, ठीक यही बात हम अब एक उदाहरण चित्र के माध्यम से और विस्तार से देखेंगे। और यहाँ हमारे पास एक युवा महिला बैठी है। यह युवा महिला 35 साल की है। आज उसका जन्मदिन है और उसने तय किया है कि अपने जन्मदिन पर वह अपने जन्म स्थान वापस जाएगी, ताकि वह बेहतर समझ सके कि लग्न असल में कैसे काम करता है। तो हाँ, उसने कहा कि वह अब वहां वापस जा रही है। हाँ, उसके पीछे एक अस्पताल है जो अब तस्वीर में नहीं दिख रहा, लेकिन वहीं उसका जन्म हुआ था, बिल्कुल वहीं, 35 साल पहले, और वह भी सुबह, ठीक सूर्योदय के समय। और वह बिल्कुल सुबह 7:36 बजे था। और अगर हम अब तस्वीर को देखें तो पीछे देख सकते हैं कि सूरज कैसे उग रहा है। वहीं जहां मैं अभी माउस से इधर उधर घुमा रहा हूं, ठीक उसी स्थान पर, और हमारे पास क्षितिज है, उसका स्थानीय क्षितिज, और ठीक वही बिंदु यहाँ जहां सूरज उग रहा है, और ये क्षितिज का कटाव बिंदु बिल्कुल यही जहां मैं अभी माउस से घुमा रहा हूं, यही वह बिंदु है जिसे असेंडेंट कहा जाता है। स्पष्ट रूप से इसे यही कहा जाता है। और यह पूर्वी दिशा के सबसे अंतिम बिंदु का पर्याय भी है। यह बिंदु इस युवती के जन्म के समय का सबसे पूर्वी बिंदु है, और ठीक इसी बिंदु से सब कुछ शुरू होता है। अब हमारे पास अपना असेंडेंट है। यही शुरुआत है पूरे गणना के लिए कि ग्रह हमें कैसे प्रभावित करते हैं। अब हम इसे अगली तस्वीर में और विस्तार से देखेंगे। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, बीच में एक सफेद बिंदु है, और ये सफेद बिंदु अब हमारी युवती है। वह अभी भी वहीं बैठी है। और हाँ, ताकि पता चल सके कि वह लगभग कहाँ बैठी है, इसे अब एक सफेद बिंदु से दर्शाया गया है। और यह हरा बिंदु जिसके चारों ओर मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये वही क्षितिज संयोजन बिंदु है जिसे वह अभी देख रही है। व्यावहारिक रूप से यहाँ पृथ्वी है, यहाँ यह रेखा है। यह यहाँ क्षितिज संयोजन बिंदु को दर्शाता है ताकि पता चल सके कि वह कहाँ है। और यहाँ वह बिंदु है जहाँ ये ठीक ठीक कटता है। इसका मतलब है यहाँ आरोही असेंडेंट है जो पूर्वी बिंदु का पर्यायवाची है। तो ये पूर्व के लिए भी है और ये बिल्कुल सीधा साधा है, ऐसी इसे कहा जाता है। इसका मतलब है हम इसे आगे भी यहाँ आरोही या बस सीधे सीधे ऐसी कहेंगे। अब हम इसे और थोड़ा करीब से देखते हैं। और यहाँ हमारे पास दक्षिण भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दक्षिण वह सबसे ऊंचा बिंदु है जहां सूर्य जन्म के दिन पहुंच सकता है। इसे जेनिथ बिंदु या आकाश का मध्य भी कहा जाता है। और गणना के अनुसार जब सूर्य अपने जन्मदिन पर उस दिन आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचता है, इस बिंदु की गणना की जा सकती है। इसे गणना किया जाता है और इसे MC या मीडियम कोएली कहा जाता है। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं, मीडियम कोएली दक्षिण का पर्यायवाची है और इसे संक्षेप में MC कहा जाता है। इसका मतलब है हम यहाँ इस सबसे दक्षिणी बिंदु, इस जेनिथ बिंदु के लिए भी नाम मीडियम कोएली या MC का ही उपयोग करते हैं। हाँ, और जब स्वाभाविक रूप से एक पूर्व
और एक दक्षिण होता है, यानी एक सबसे पूर्वी बिंदु और एक सबसे दक्षिणी बिंदु, तो स्वाभाविक रूप से एक सबसे पश्चिमी बिंदु भी होता है। और यह ठीक पूर्व के विपरीत है। और यही वह है जिसे मैं यहाँ अभी माउस से घेर रहा हूँ, पश्चिम। और इसे ज्योतिष में डिसेंडेंट या D.C कहा जाता है, जिसे हम थोड़ा विस्तार से समझें, संक्षेप में कहा जाता है। और यह पश्चिम का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर यहाँ नीचे हमारे पास सबसे निचला बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु, जिसे इसी पहले बिंदु के आधार पर गणना की जाती है। और इस तरह से यह भी पता चल जाता है कि इस महिला के जन्म के दिन सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था। और इसे ज्योतिष में इम्यूनक्वेली या संक्षेप में बस IC कहा जाता है। दरअसल इसका मतलब है कि ऐसी MC, DC और IC कुछ और नहीं बल्कि चारों दिशाएं हैं। ऐसी पूर्व है जहां सूरज उगता है, MC दक्षिण है जहां सूरज आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, DC उत्तर है जो सूर्यास्त को दर्शाता है, और IC सबसे गहरा बिंदु है यानी रात। वह अब दिखाई नहीं देता। और तुम्हारा व्यक्तिगत अनूठा जन्म कुंडली, जो कि तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है, कुछ और नहीं बल्कि यह गणना है कि तुम्हारे जन्म के समय ग्रह और दिशाएं ठीक कहाँ स्थित थीं। इसका अर्थ यह भी है कि लग्न पूरी तरह से स्थान निर्भर होता है, क्योंकि हर स्थान का अपना पूर्व और अपना क्षितिज होता है। और यह समझना या जानना भी मददगार हो सकता है कि यहाँ दो अलग अलग पूरब होते हैं। आखिरकार वे दोनों अस्तित्व में हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है। इसका मतलब है हमारे पास एक वैश्विक पूरब है जो पृथ्वी पर हर जगह एक जैसा है, जिसे आप कंपास पर भी देख सकते हैं, जिसमें हर किसी के लिए एक ही उत्तर, एक ही दक्षिण, एक ही पश्चिम और एक ही उत्तर होता है, जबकि एक आकाशीय पूरब भी होता है। और यही वह है जिसका उपयोग ज्योतिष में किया जाता है। यह वह बिंदु है आकाश में जहां इस स्थान के लिए सूर्य उगता है, और यह इस पर निर्भर करता है कि आप पृथ्वी पर ठीक कहाँ स्थित हैं। हाँ, और यह जानना वाकई मददगार है, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे यह बहुत समय तक उलझन में डालता रहा। मैं इसे इस तरह समझ नहीं पाया कि यह असल में कैसे हो सकता है। यह हमेशा मुझे विरोधाभासी लगता था और किसी तरह कोई मतलब नहीं बनता था। और जब मैंने ये पता लगाया कि यहाँ दो अलग अलग पूरब होते हैं, तो फिर सारी बात समझ में आने लगी, सब कुछ अर्थपूर्ण हो गया। और ये 4 ज्योतिषीय अक्ष यानी लग्न, मीडियम कोएली, डिसेंडेंट और इम्यून कोएली, इनका भी निश्चित रूप से कुछ अर्थ होता है, और अब हम इसे देखेंगे। इसका ठीक ठीक क्या अर्थ है, आइए हम लग्न से शुरू करते हैं। ये सबसे पूर्वी बिंदु है, और ठीक वैसे ही जैसा कि हमने अभी देखा, कुछ ऊपर उठता है। ये एक शुरुआत है, ये किसी चीज का जन्म है। तुम्हारा शरीर यूं कहें तो भौतिक अस्तित्व में प्रवेश करता है। यह प्रकट होने का स्थान है, कुछ दिखाई देने लगता है। इसीलिए शरीर, उपस्थिति, मैं यहां हूं। या फिर ये एक उत्पत्ति भी हो सकती है। लग्न को अक्सर स्वभाव के रूप में भी व्याख्यायित किया जाता है, क्योंकि यह आंतरिक स्व और संसार के बीच की कड़ी है, और यह बाहरी दुनिया है। जो कुछ भी वहां दिखाई देता है उसे स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जो दिखाई देता है वह एक व्यवहार दिखाता है जिसे अन्य लोग महसूस करते हैं। प्राचीन विद्वानों ने कहा, यहाँ जीवन प्रकट होता है। फिर हम दक्षिण दिशा, मीडियम क्वाली यानी MC को देखते हैं, और यहाँ उस बिंदु की बात है जो सबसे अधिक दिखाई देता है, जो सबसे ऊंचा होता है। ये सबसे ऊंचा बिंदु है, और इसलिए इसे सार्वजनिक चीज के रूप में भी व्याख्यायित किया जा सकता है। इसे सभी लोग देखते हैं, यह प्रतिष्ठा है, कार्य है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी है। और चूंकि MC सबसे ऊंचे प्रकट होने वाले बिंदु से संबंधित है, इसलिए वहां जो कुछ भी दिखाई देता है
वह विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है और अक्सर जीवन के लक्ष्य या बुलावे के रूप में भी व्याख्यायित किया जाता है। प्राचीन ज्योतिषियों ने एमसी को अधिकतम प्रदर्शन का स्थान भी माना। फिर हम पश्चिम दिशा यानी डेसेंडेंट को देखते हैं और यहाँ ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि यह सामने वाले या विरोध का मामला है। यह सामने वाले का स्थान है, लेकिन साथ ही यह साथी, अनुबंध या शत्रु यानी पूरी तरह से भिन्न व्यक्ति का भी स्थान है। डीसी को अक्सर संबंधों या सामाजिक मुलाकातों से जोड़ा जाता है, क्योंकि यह प्रतीकात्मक रूप से सामने वाले को दर्शाता है। वहां जो कुछ भी परावर्तित या सौंपा जाता है वह आपसी संवाद को आकार और दिशा देता है, जबकि प्राचीन ज्योतिषियों ने डीसी को सीधा गैर स्व का स्थान कहा है। और अब हमारे पास आईसी यानी इमुम भी है। कोयली यह उत्तर है, आकाश का सबसे निचला बिंदु यानी सबसे निचला आकाश। और यह वह चीज है जिस पर सारी दृश्य वस्तुएं टिकी हुई हैं। यह धरती के नीचे है, अदृश्य है, या फिर यह नींव है जो सब कुछ थामे हुए है। यह मूल, पूर्वज, मनोविज्ञान, अस्तित्व की गहराई, इन सब को निचले आकाश से भी जोड़ा जा सकता है। यह सब हमारे जीवन के आधार को दर्शाता है। यह ठंडक, अंधकार और स्थिरता भी है जो अपने आप में गहराई और शांति का अनुभव कराती है। ऐसी आंतरिक स्थिरता जड़ों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि यह जीवन की अदृश्य नींव का प्रतीक है। वहां जो कुछ भी स्थित है वही अस्तित्व का सहारा बनाता है। और प्राचीन दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी जीवन की आधारशिला को संभालता है। तो संक्षेप में अब हम यह कह सकते हैं कि 4 प्रमुख ज्योतिषीय अक्षों को एक ही वाक्य में इस प्रकार समझा जा सकता है। ऐसी, मैं प्रकट होता हूँ। एमसी, मैं कार्य करता हूँ। डीसी, मैं सामना करता हूँ। और आईसी, मैं नींव रखता हूँ। और यह सब कुछ एक साथ जीवन भर चलता रहता है। और इन ज्योतिषीय अक्षों के ये अर्थ यानी यह त्वरित सारांश वे तो उन लोगों के पास पहले से हैं जो न्यूज़लेटर में पहले ही शामिल हो चुके हैं। उन्हें स्वचालित रूप से भेजा जाता है और कोर्स सामग्री उन सभी के लिए उपलब्ध होती है जो पहले से भाग ले रहे हैं, पंजीकृत हैं या जिन्होंने एस्ट्रोसेट मंगवाया है। उन्हें हमेशा नवीनतम कोर्स सामग्री स्वचालित रूप से मिलती रहती है, ईमेल के माध्यम से, यानी उन्हें एक ईमेल मिलती है। यह त्वरित सारांश उन्हें पहले ही मिल चुका है। और अगर आप अभी जुड़े हैं तो नीचे विवरण में एक लिंक मिलेगा। वहां आप मेरी होम पेज पर पहुंचेंगे और हाँ, वहां से आप कोर्स सामग्री भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर वे सभी जो पहले से भाग ले रहे हैं और शायद ईमेल नहीं ढूंढ पा रहे हैं या जिनके पन्ने खो गए हैं, वे भी हमेशा होम पेज पर कोर्स सामग्री पा सकते हैं। वहां पर आप फिर से जो सामग्री, पन्ने या जानकारी चाहिए, अगर कुछ गायब है या ज़रूरत हो तो उन्हें फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अन्य सामग्री आपको खरीदनी होती है, जैसे कि एस्ट्रोसेट, वे हमेशा आपके संबंधित अकाउंट में मिल जाएंगी। ऑर्डर करते समय आप एक अकाउंट बना सकते हैं और वहां आपकी खरीदी गई सारी सामग्री, उत्पाद हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो आप उन्हें बार बार डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रो डिटेक्टर। और सभी कोर्स सामग्री निश्चित रूप से अन्य भाषाओं के दर्शकों के लिए अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। वहां आपको हमेशा संबंधित लिंक, URL पते नीचे विवरण में मिल जाएंगे। या फिर अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, पहले से ही आपका अकाउंट है, तो आपको ये वैसे भी मिल ही जाएगा। हमेशा स्वचालित रूप से आपकी भाषा में भेजा जाता है या अंग्रेजी में। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि असल में ये सारे प्रभाव, ग्रहों के प्रभाव और दिशाएं हम पर कैसे असर डालती हैं। ये असल में कैसे होता है, ये सब कैसे बनता है, और असल में ये क्या है जो हम पर प्रभाव डालता है। हाँ,
और इसके लिए हम अब एक बार फिर से इस चित्र को देखेंगे और वहां आप पहले से ही विभाजन देख सकते हैं इस घेरे के, क्योंकि हमारे पास बीच में पृथ्वी है और अब आप बस यह कह सकते हैं कि यह वातावरण है या वह आकाश है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल आकाश और वातावरण से घिरे हुए हैं। और ये हिस्से, ये वास्तव में 12 बराबर के हिस्से हैं। ये बड़े हिस्से जिन्हें मैं अभी माउस से दिखा रहा हूँ, ये हमारे राशि चक्र के चिन्ह कहलाते हैं और ये हमारी 12 दिशाएं दर्शाते हैं। और यहाँ एक और चित्र है ताकि आप इसे और भी बेहतर और स्पष्ट रूप से समझ सकें। और यहाँ हमारे पास अब सूर्य को बीच में रखकर, जिसे हम हेलियोसेंट्रिक दृश्य कहते हैं, वह मौजूद है। और मैं यह फिर से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि इससे समझना आसान हो जाता है, क्योंकि गणितीय गणनाएं तो हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। इसका मतलब है चाहे अब पृथ्वी बीच में हो या सूर्य, गणितीय गणनाएं बिल्कुल वही रहती हैं। तो इसका कोई फर्क हमारी गणना पे कोई असर नहीं पड़ता। यह इसलिए है कि जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार दृष्टिकोण बदलते हैं तो चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि ज्यामितीय रूप से सब कुछ हमेशा बिल्कुल सटीक होना जरूरी नहीं। कभी कभी पृथ्वी सूर्य से बड़ी दिख सकती है। जब हम पृथ्वी को केंद्र में रखकर दृश्य देखते हैं तब चित्र में यह ऐसा दिखता है, लेकिन यह गणितीय रूप से हमेशा बिल्कुल सटीक होता है, जैसा कि सभी दृश्यों में होता है। तो गणितीय रूप से यह सही है। अब हमारे पास यहाँ सौरमंडल केंद्रित दृश्य है और अब हम यहाँ पृथ्वी को देख रहे हैं। मैं अब भी माउस से इसके चारों ओर घुमा रहा हूँ। और अब हम अपनी 35 वर्षीय महिला की कल्पना करते हैं जिसका आज जन्मदिन है और जो अभी घास के मैदान पर बैठी है। वह अभी यहाँ पृथ्वी पर बैठी है, बस एक अलग दृष्टिकोण से। हम इसे अब अंतरिक्ष से देख रहे हैं। हम अब एक अंतरिक्ष यान में हैं और अब हम ये सब बाहर से देख रहे हैं। और हाँ, यहाँ हमारे पास 12 दिशाएं हैं, हमारा राशि चक्र। इसे हम पहले के वीडियो से भी जानते हैं। और इन 12 30 डिग्री के हिस्सों में से हर एक की अपनी विशिष्ट ऊर्जा गुणवत्ता होती है जो उसे अलग बनाती है। और हमारी युवा महिला जिसका आज जन्मदिन है, उसका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है, इसलिए उसकी सूर्य राशि तुला है, क्योंकि पृथ्वी इस समय तुला राशि के हिस्से में है। इसका कारण यह है कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के दौरान सूर्य तुला राशि के सामने होता है। और अक्टूबर में पृथ्वी हमेशा इसी हिस्से में होती है, जबकि एक महीने बाद वह वृश्चिक में होगी। हाँ, लेकिन अभी पृथ्वी तुला में ही है। और अगर हम इसे और विस्तार से देखना चाहें तो हम 35 साल पीछे जा सकते हैं, जब वह महिला पैदा हुई थी। और यहाँ हम इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वह महिला 35 साल पहले अक्टूबर में सुबह पृथ्वी पर पैदा हुई थी। और ठीक ऐसा ही यह भू केंद्रित दृष्टिकोण से दिखता था। और क्योंकि पृथ्वी उसके जन्म के समय तुला राशि के खंड में थी, इसलिए उस क्षेत्र ने पृथ्वी पर तुला की विशेषताएं परावर्तित की और इसी वजह से वह यहाँ तुला की ऊर्जा गुणवत्ता पाती है। भू केंद्रित दृष्टिकोण में, यानी पृथ्वी को केंद्र में रखकर, यह दिखता है जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जैसा कहा गया, यह केवल देखने का दृष्टिकोण है जिससे हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसा पहले एक चित्र में दिखाया गया था। यह अब सूर्य को केंद्र में रखकर हेलियोसेंट्रिक दृष्टिकोण से होगा, लेकिन इससे हमें कोई लाभ नहीं होता। हम पृथ्वी पर रहते हैं और इसलिए हमें यह दृष्टिकोण भी शामिल करना पड़ता है, क्योंकि अन्यथा हम चीजों को सही से समझ नहीं सकते, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और यहीं से चीजों को देखते हैं। गणितीय रूप से, निश्चित रूप से सब कुछ बिल्कुल समान है, सिर्फ देखने का नजरिया बदलता है। बिल्कुल। और अगर हम अब आगे देखें तो हमें यहाँ अपना चित्र याद आता है, हमारी 4 ज्योतिषीय धुरियां जिनके बीच में पृथ्वी है। और यहाँ अब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये 12 राशियां, ये 12 ऊर्जा गुण किस प्रकार से पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं। महिला अक्टूबर के महीने में पृथ्वी पर बैठी हुई है
यहाँ ये सफेद बिंदु है और पृथ्वी तुला की दिशा में स्थित है जो हरे रंग की है। इसीलिए ठीक उसी समय जब महिला का जन्म होता है, उस समय वह इस हरे ऊर्जा गुण से विशेष रूप से गहराई से प्रभावित होती है। और अब यहाँ फिर से असली जीवन में यानी पृथ्वी पर घास के मैदान पर वापस आते हैं। बिल्कुल। और यहाँ आप फिर से देख सकते हैं कि अक्टूबर में सुबह महिला अपने जन्मदिन पर घास के मैदान में बैठी है। सूरज उग रहा है। सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ यह क्षितिज का कटाव बिंदु है। इसका मतलब है कि उसका लग्न तुला है। इस मामले में ठीक वैसे ही जैसे उसका सूर्य राशि चिन्ह, क्योंकि वह अक्टूबर में पैदा हुई है। इसका मतलब यहाँ सूर्य भी तुला राशि में है और चूंकि वह सुबह के समय सूर्योदय के साथ पैदा हुई है, इसलिए उसका लग्न भी तुला है। और यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, क्योंकि सूर्य किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो दोपहर में पैदा हुआ हो, ठीक दक्षिण दिशा में भी हो सकता है। तब भी लग्न सबसे पूर्वी बिंदु ही रहेगा। तो अगर सूर्य यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होता बल्कि उसके ऊपर होता, क्योंकि वह दोपहर में पैदा हुई होती, तब भी वही लग्न रहता। बस इस मामले में वही उसका लग्न है। तुला हरा, साथ ही सूर्य राशि तुला हरा, और उसके बगल में हम बाकी राशि चक्र की विशेषताएं देखते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए तुला के अलावा कन्या भी प्रभाव डालती है। इसका मतलब है कि यहाँ अगर इस दिशा में, क्योंकि यह एक दिशा है भी, अगर यहाँ मान लीजिए कि उदाहरण के लिए शनि और बृहस्पति खड़े होते, तो यह महिला यहाँ होती। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। कन्या की ऊर्जा गुण प्राप्त होते हैं शुक्र, बृहस्पति और शनि का, जो इन्हें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यह ऊर्जा थोड़ी सी बृहस्पति और शनि की विशेषता में होती है, सूर्य की विशेषता में नहीं होती है। ये हमने पहले भी सभी ग्रह राशि वीडियो में देखा है कि ये कैसे प्रभाव डालते हैं, लेकिन इस तरह आप इसे एकदम सुंदर तरीके से कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे होता है। और यहाँ हमारे पास तुला के बगल में वृश्चिक की दिशा है, यहाँ लाल रंग में अभी भी किनारे पर। और अगर यहाँ अन्य ग्रह जैसे मंगल या नेपच्यून होते, तो वे यहाँ वृश्चिक की ऊर्जा गुणों को आगे बढ़ाते। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी तरह यह काम करता है कि ग्रह और दिशाएं हमें प्रभावित करते हैं। वैसे ये जो चित्रण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये और ये भी, ये सभी किताब के हिस्से हैं, पहले भाग के 1001 माइल्स विल एंड बुद्धा वेर्डन नामक पुस्तक के। चांद और शुक्र की यात्रा, और वहां भी इस अवधारणा को फिर से समझाया गया है और विस्तार से बताया गया है कि ये प्रभाव कैसे उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल बच्चों के लिए आसान, बहुत ही सरल समझने के लिए, और साथ ही व्यावहारिक उदाहरणों के साथ। उदाहरण के लिए 1001 माइल्स वेनस देवी के साथ भोजन कर रहा है, या यूं कहें कि वे उसके महल में, उसके पैलेस में भोजन कर रहे हैं। वहां वास्तव में एक उत्सव हो रहा है तुला और वृषभ के सम्मान में, और ठीक वहीं पर खास तुला और वृषभ के व्यंजन भी परोसे जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर भी प्रभावित होते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थ या पौधे, साथ ही फल और सब्जियां भी, ये सब 12 दिशाओं से प्रभावित होते हैं हमारे राशि चक्र से। और इस तरह ऐसे विचार बहुत ही सरलता से खेल खेल में बच्चों को सिखाए जाते हैं, और इसलिए यह बच्चों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। अब तो यह अनुभव रिपोर्टों में भी साफ देखा जा सकता है कि यह बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। कभी कभी उम्र के अनुसार माता पिता की सहायता की जरूरत होती है, या फिर कुछ अवधारणाओं को फिलहाल छोड़ भी दिया जाता है। यह भी अच्छी तरह से अलग किया गया है इन अवधारणाओं को चित्रों के साथ, और फिर यह फिर से आगे बढ़ता है। कहानी, रोमांच इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर आप देख सकते हैं, अगर लगे कि यह अभी थोड़ा सा जटिल है तो उसे फिलहाल छोड़ सकते हैं और रोमांच और कहानियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह हर हाल में बहुत अनुशंसित है, यानी आप अपने बच्चों या पोते पोतियों के लिए यह जरूर करें। यहाँ कुछ अच्छा है, क्योंकि आप उन्हें उनके जीवन पथ पर कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसका वे भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, जिसे वे याद भी रख पाएंगे। ये किताब आपको नीचे विवरण में भी मिलेगी, और यह एस्ट्रो सेट का भी हिस्सा है।
इस तरह हमने अब चर्चा कर ली है कि ज्योतिषीय अक्षें क्या हैं और वे हम पर कैसे और क्यों प्रभाव डालती हैं। हाँ, और अब हमारे पास घर भी हैं, ज्योतिषीय घर। और अंततः घर केवल उस जीवन चरण को निर्धारित करते हैं जो हमारे लिए प्रभावित होता है, यानी कि सांसारिक मामलों को। और ये कैसे बनता है, इसे भी हम अब एक बार फिर संक्षेप में देखेंगे, थोड़ा और विस्तार से। इसके लिए यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि प्राचीन ज्योतिष में एक अलग प्रणाली का उपयोग किया जाता था, और वह वही नहीं है जो आज उपयोग में है। क्योंकि पहले प्राचीन ज्योतिषियों ने समय की बजाय स्थान को संदर्भ बिंदु के रूप में लिया था, जैसा कि आधुनिक काल में होता है। इसका मूल अर्थ बस इतना है कि आकाश, हमारी 12 दिशाएं, राशि चक्र बिल्कुल उसी तरह जैसे पृथ्वी पर, पृथ्वीवासी पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित किए गए थे। घर प्राचीन ज्योतिष में आकाश का प्रतिबिंब थे। मैं इसे अब इस कुंडली पर संक्षेप में दिखाता हूं। यहां अब प्राचीन संपूर्ण घर विधि लागू होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ व्यक्ति का उसके पास उदय लग्न यानी एसी मिथुन में है। और यहाँ ठीक वही हुआ, जब यह व्यक्ति पैदा हुआ था तो उसके जन्म के समय सबसे पूर्वी बिंदु आकाश में मिथुन की दिशा में था। और यहाँ लग्न अब मिथुन का 30 डिग्री का खंड है, और वह भी पूरा मिथुन, क्योंकि यह आकाश की एक प्रक्षेपण है। यहाँ स्वयं राशि चक्र है, जो कि खगोल शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह स्थान का मापदंड है, क्योंकि जब लग्न किसी विशेष राशि पर आता है, किसी विशेष आकाशीय खंड पर, तो पूरा वह आकाशीय खंड पहला घर बन जाता है। यानी जहां लग्न है वही अपने आप पहला घर भी होता है, और वह भी पूरा, यानी पूरा 30 डिग्री का खंड। दरअसल इसी तरह यह तर्क संगत रूप से, या कहें कि तार्किक ढंग से आगे बढ़ता है। दूसरा घर यहाँ पूरा कर्क होगा और तीसरा घर यहाँ पूरा सिंह होगा, और इसी तरह यह यहाँ तर्क संगत रूप से आगे बढ़ता है। यह व्यावहारिक रूप से राशि चक्र की सटीक प्रति है। यह भी 12 बराबर खंड हैं, प्रत्येक 30 डिग्री का है। यहाँ लग्न आकार निर्धारित नहीं करता, केवल प्रारंभ बिंदु तय करता है, क्योंकि आकार हमेशा एक जैसा रहता है, जैसे राशि चक्र के खंड का आकार, जैसे कि राशि चक्र के चिन्हों में भी होता है। इसे बहुत आसानी से ऐसे भी समझा जा सकता है कि आकाश को एक समान रूप से विभाजित वृत्त के रूप में लिया जाता है, यानी 12 भागों में बांटा जाता है, और इसे मनुष्य के जीवन क्षेत्र पर प्रतिबिंबित किया जाता है, उस पर जो मनुष्य को उसके रोजमर्रा के जीवन में रुचिकर लगता है और प्रभावित भी करता है। यह भी हर भाव के अनुसार अलग अलग होता है। एक भाव रचनात्मकता के लिए हो सकता है, दूसरा भाव परिवार के लिए, कोई और भाव भौतिक मूल्यों या आध्यात्मिकता, मृत्यु, विरासत, मित्रता, साझेदारी, प्रेम संबंधों के लिए हो सकता है। और इस तरह हर भाव का अपना अलग महत्व होता है, यानी सांसारिक विषय। यहाँ प्राचीन भाव पद्धति में स्थान को आधुनिक पद्धति की तरह विकृत नहीं किया जाता, बल्कि मनुष्य को पहले से व्यवस्थित आकाश में रखा जाता है। और उन सभी इच्छुक लोगों के लिए जो ठीक ठीक जानना चाहते हैं कि यहाँ अंतर कहाँ है, हम अब एक बार संक्षेप में आधुनिक भाव पद्धति पर भी नजर डालते हैं। लेकिन हम यहाँ प्राचीन ज्योतिष पाठ्यक्रम में इनका उपयोग नहीं करते हैं। हम यहाँ आगे प्राचीन विधि का ही उपयोग करेंगे। मैं आगे पर जोर देता हूँ, क्योंकि हम वैसे भी अभी बिना भावों के ही शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अनुभवी लोग जरूरत पड़ने पर भावों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम रोज चंद्रमा का अवलोकन करते हैं कि वह हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालता है, वह हमें जिंदगी में कैसे प्रभावित करता है, वह क्षण हमें बता देता है। इसका मतलब है कि शुरुआत में रोजाना के अवलोकनों के लिए यह ज्यादा भ्रमित कर सकता है। हाँ, हम बाद में इन्हें शामिल करेंगे, लेकिन देखेंगे कि कब यह उपयुक्त है और कब इसका अर्थ बनता है।
ठीक है, अब हम संक्षिप्त रूप से आधुनिक विधि पर नजर डालते हैं जो समय के अनुसार गणना की जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ स्थान को ध्यान में नहीं रखा जाता, ये समय के अनुसार चलता है। और अब ये कैसे काम करता है जरा? हाँ, अब हम यहाँ आधुनिक हाउस विधि देख रहे हैं और इसमें एक बात तुरंत ध्यान में आती है। हम पहला घर देख सकते हैं जो यहाँ मिथुन राशि के तीसरे अंश से लेकर 28वें अंश तक है। मुझे उम्मीद है मैं इसे अभी सही देख रहा हूँ। 27वां 28वां अंश मिथुन में। दूसरा घर काफी छोटा है, तीसरा घर थोड़ा सा बड़ा है, चौथा घर फिर से थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ ऊपर 11वां घर वास्तव में बहुत बहुत बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि हर घर का आकार अलग अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आधुनिक विधि में आप लग्न बिंदु या लग्न के अंश को लेते हैं और ध्यानपूर्वक देखते हैं कि उसे एमसी मध्यम कोएली तक पहुंचने में कितना समय लगता है। और यहाँ यह उदाहरण के लिए 6 घंटे हो सकते हैं, क्योंकि एक चक्कर एक दिन होता है। तो एक बार एसी से एसी तक जाना एक दिन होता है। इसका मतलब है कि एसी से एमसी तक लगभग कुल 6 घंटे होते हैं। तो हम अभी उदाहरण के लिए 6 घंटे मान लेते हैं कि यहाँ जन्मी हुई इस व्यक्ति के लिए एसी से एमसी तक का समय 6 घंटे होगा। अब थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि इन 6 घंटों को 3 अलग अलग घरों में बराबर बराबर बांटा जाता है, यानी 10वें घर, 11वें घर और 12वें घर में। और इस तरह हर घर के हिस्से में 2-2 घंटे आते हैं। अब लेकिन किया क्या जाता है? अब इन घंटों को डिग्री में बदला जाता है, यानी इन घंटों को डिग्री के रूप में लिखा जाता है और अब बराबर बराबर हिस्से नहीं बनते। अब यहाँ अलग अलग आकार के हिस्से बनते हैं। हाँ, और इस तरह यह अब स्थानिक स्पेशियल नहीं रहता जैसा कि प्राचीन विधि में था, बल्कि अब असमान आकार के घर बनते हैं, क्योंकि यह समय के अनुसार गणना की गई है। और इसी गणना से फिर बाकी का हिस्सा भी निकलता है। यहाँ बस इसे दूसरी ओर प्रतिबिंबित किया जाता है और फिर आगे गणना की जाती है और यहाँ फिर से दूसरी ओर प्रतिबिंबित किया जाता है। हाँ, और यहाँ अब कुछ लोग इन घरों की विधियों का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य लोग दूसरी घरों की विधियों का उपयोग करते हैं। हम यहाँ प्राचीन घरों की विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि आधुनिक घरों की विधि ध्रुवीय क्षेत्रों में गणितीय रूप से विफल हो जाती है। इसका मतलब है, उदाहरण के लिए, जो कोई नॉर्वे, अलास्का या कनाडा में पैदा हुआ है, यानी कुछ विशेष क्षेत्रों, स्थानों, शहरों में, वहाँ उनके पास सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होता और यहाँ उनके पास न तो कोई राशिफल होता है, न ही कोई घर होते हैं। तो वहाँ इससे उदाहरण के लिए आधुनिक प्लासिडस विधि से गणना नहीं की जा सकती। और हाँ, ये समस्या प्राचीन विधि में नहीं आती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ स्थान को लिया जाता है और ये हमेशा फिट बैठता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई स्थान शामिल ना हो। हाँ, और इसी वजह से हम प्राचीन प्रणाली का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह सभी के लिए उपयुक्त है और यह आकाश का एक प्रतिबिंब भी है। हाँ, और गणनाएं पूरी तरह से सही बैठती हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी। और ज्योतिष के अन्य सभी क्षेत्रों में, प्राचीन ज्योतिष में, यानी पूरे ज्यामितीय और गणितीय प्रणाली में पूरी तरह से फिट हो जाती हैं। हाँ, तो अब तक हमने इस प्रारंभिक और परिचयात्मक चरण में ज्योतिष के सभी मौलिक, बुनियादी और सभी वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर ली है, ताकि अब अगले वीडियो में एक त्वरित और संक्षिप्त अवलोकन आएगा, यानी पिछले 22-23 वीडियो की एक तरह से संक्षिप्त समीक्षा और पुनरावलोकन होगा, जिससे कोई भी नया व्यक्ति जो अभी जुड़ रहा है वह जल्दी से और आसानी से समझ सके, एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त कर सके। लेकिन वे लोग भी जो पहले से साथ हैं, वे भी जल्दी से सारी जानकारी फिर से पा सकें और अपनी समझ को और मजबूत कर सकें। मैं इसमें एक सामग्री सूची भी शामिल करूंगा। अगर कोई कुछ फिर से देखना चाहता है तो उसे हर वीडियो को अलग अलग फिर से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह इस तरह से जानकारी या पते जल्दी से ढूंढ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर उसे कुंडली फिर से बनानी है और उसे लिंक चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ताकि इस तैयारी के चरण, इस प्रारंभिक चरण को अच्छे से और साफ सुथरे तरीके से पूरा किया जा सके, इससे पहले कि अगले वीडियो के बाद वाले वीडियो में चरण 1 शुरू हो। यहाँ कुछ नई जानकारियां भी हैं। मैं इन्हें निश्चित रूप से न्यूज़लेटर के माध्यम से घोषित करूंगा। बिल्कुल। और फिर मैं कहूँगा अगली कड़ी तक के लिए अलविदा। ख्याल रखना। तब तक के लिए चाओ चाओ।